नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, समाज, राजनीति और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में राम मंदिर पर कल भगवा झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा पवित्र ध्वज। लोगों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को दिलाई शपथ। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत शामिल हुई कई हस्तियां। युद्धपोत निर्माण में भारत की बढ़ती महारत। मुंबई में नए युद्धपोत आईएनएस माहे का जलावतरण। नौसेना को मिला मौन शिकारी। ऐतिहासिक पल के गवाह बने थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सिम कार्ड के दुरुपयोग पर मोबाइल उपयोगकर्ता होगा जवाबदेह। दूरसंचार विभाग का एडवाइजरी। सीएलआई या पहचान बदलने वाले ऐप का उपयोग न करने की हिदायत। आईएमईआई में छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान। और नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र। 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। सिनेमा जगत में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा करेंगे। कल देश की नजर अयोध्या पर होगी और वजह सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। प्रधानमंत्री उस धरती पर मौजूद रहेंगे जिसने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को सदियों से संजो कर रखा है। ये कोई साधारण दिन नहीं, ये इतिहास को बदलते देख रहा भारत है। अयोध्या में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उस सभ्यता के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं जिसने दुनिया को अहिंसा, धर्म और संस्कार की सीख दी है। अयोध्या जो हर भारतीय के दिल में बसती है। समय बदला है, पर अयोध्या की महिमा नहीं। और कल जब प्रधानमंत्री वहां होंगे तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता का उत्सव होगा। प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी से संबंधित मंदिर स्थित हैं। इसके बाद वो शेषावतार मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद वो राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराएंगे। ये मंदिर निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी को श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा, जो दिव्य मिलन का प्रतीक है। ये तिथि 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस को भी चिन्हित करती है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में अयोध्या में 48 घंटे तक निरंतर ध्यान किया था। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण त्रिभुजाकार ध्वज पर भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम के प्रतीक एक दीप्तिमान सूर्य की छवि है, जिस पर कोविदारा वृक्ष की छवि के साथ ओम अंकित है। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा। ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर स्थापत्य शैली में निर्मित शिखर के ऊपर स्थापित किया जाएगा। मंदिर के चारों ओर निर्मित 800 मीटर का परकोटा, जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया है, मंदिर की स्थापत्य कला की विविधता को प्रदर्शित करता है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 87 जटिल रूप से तराशे गए पत्थर के प्रसंग और परिसर की दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़े 79 कांस्य ढाल वाले प्रसंग अंकित हैं।
बात कुछ और खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस सफल सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के लोगों, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीकी सरकार का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ उनकी बातचीत बहुत ही सफल रही। इससे विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन के बाद आज सुबह स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक इंगोजी ओंकोजो इबियाला, इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिवा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। इस सत्र में महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए न्यायपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी को केवल वित्त केंद्रित न रखकर मानव केंद्रित बनाने और वैश्विक हित में इसके प्रयोग का आह्वान किया। डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी। इस महत्वपूर्ण एजेंडा को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं साउथ अफ्रीका को बधाई देता हूं। फ्रेंड, डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर हमारी अप्रोच रिस्पॉन्स सेंट्रिक से भी आगे डेवलपमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के पीछे भारत की यही सोच थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति भारत का दृष्टिकोण समान पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और उत्तरदायी उपयोग के 3 स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य देश के प्रत्येक भाग तक इसके लाभ को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वैश्विक हित में हो और इसके दुरुपयोग को पूरी तरह रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले साल फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव सम्मेलन में विश्व नेताओं के स्वागत के लिए उत्सुक है। नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना और एनर्जी एफिशिएंसी रेट को 2 गुना करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए अपने कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना होगा। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने, बिहार मतदाता सूची संशोधन, पेगासस स्पाईवेयर मामला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता के अधिकार जैसे अहम फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है। वो लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। उन्नीस में हरियाणा के हिसार में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की। वो संवैधानिक
सेवा और दीवानी मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और उच्च न्यायालय का भी प्रतिनिधित्व किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को वर्ष 2000 में हरियाणा का सबसे युवा महाधिवक्ता नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए मंत्रालय के विभिन्न पहलों की जानकारी दी गई। इसमें जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा के प्रयास, शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में बताया गया। जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, जनजातीय संस्कृति के पुनरुद्धार के कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और पारंपरिक कौशल को उद्यम के रूप में बढ़ावा देने सहित आजीविका योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आधुनिकीकरण और विस्तार, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन और आदि कर्मयोगी अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचे। उन्होंने दोहराया कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब जनजातीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित हो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में जगतगुरु श्रृंगेरी शंकराचार्य विधु शेखर भारती जी के नागरिक सम्मान समारोह को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को स्थापित करने और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। Your words have the power to elevate our minds and move our thoughts away from negativity, pessimism and hatred. Through your words, may everyone present direct their thoughts towards positivity, optimism and compassion. Adi Shankaracharya ji travelled across Bharat, revitalizing Sanatana Dharma and unifying diverse philosophical streams. If Adi Shankaracharya is not there, then United India today may be little difficult. What Adi Shankaracharya ji has done on those days is remarkable achievement. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, जहां वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। Values such as compassion and selflessness have been the guiding principles of the Sringeri Mutt for over 12 centuries. The Sringeri Mutt has preserved priceless traditions such as rigorous study of the Vedas and Shastras, promotion of Sanskrit learning, and nurturing of classical arts. The Mutt has also trained generations of scholars, acharyas, and seekers. Through their acceptance of people of various backgrounds, these pidams have lived the philosophy of the Vedic principle of Vasudhaiva Kudumbakam, the world is one family. व्यापार को नई ऊंचाई देने वाले चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के नवनिर्मित भव्य बहुमंजिला चेंबर भवन का लोकार्पण आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह भवन न केवल व्यापारियों की सामूहिक शक्ति और एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि उदयपुर के व्यापारिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय भी जोड़ने जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये परिसर भविष्य में व्यापार जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उदयपुर के व्यापारियों की एकता को सराहते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने चेंबर को व्यापारियों की एकता का परिचय बताया। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ऊर्जा से हम सबको प्रेरणा मिलती है। इसे त्याग, वीरता और तप तपस्या की धरती पर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन, जो आप सबकी
अपेक्षाओं का भवन है, जो सब आपकी आकांक्षाओं का भवन है, जहां की चर्चाओं से, संवाद से निश्चित रूप से इस सारे क्षेत्र के व्यापार उद्योग के क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। नौसेना की ताकत में आज एक और अध्याय जुड़ गया है। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना ने भविष्य के युद्ध क्षेत्र को बदल देने वाली एक ऐसी ताकत को शामिल किया है जो कम गहराई वाले पानी में भी दुश्मन की हर हलचल को भांप सकती है। नाम है INS माहे। ये नई पीढ़ी का स्वदेशी युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत पोत निर्माण तंत्र में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। नए युद्धपोत माहे का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी साजो सामान से किया गया है। यह युद्धपोत खतरों को भांपने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर की भूमिका में रहेगा। इस अवसर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना की असली ताकत एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है। The commissioning of INS Mahe reaffirms the Navy's steadfast transformation into builder's Navy, one that designs, constructs, and sustains its own combat platforms. Today, over 75% platforms of the Navy's capital acquisition are sourced indigenously. From warships and submarines to high sonar and weapon systems, Indian shipyards, public and private, stand as a living proof of our nation's industrial and technological dominance. A journey towards Atmanirbharta which makes every citizen swell with pride. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए की गई भारतीय कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर सेना की इस एकजुटता का प्रमाण है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज के युग में जहां अलग अलग मोर्चों पर चौकसी की जरूरत है, ऐसे में समुद्र की गहराई से लेकर देश के सबसे ऊंचे सीमांत क्षेत्रों तक कार्रवाई करने की भारत की क्षमता से उसका सुरक्षा तंत्र परिभाषित होगा। उन्होंने कहा कि व्यापक परिवर्तन एजेंडे के तहत भारतीय सेना ने कई सुधार शुरू किए हैं। The nation will sleep peacefully because you will remain awake, and India's tricolor will fly high across the oceans because you will defend it. As said by Helen Keller, alone we can do so little, together we can do so much. So, as a soldier standing among seafarers, today I am reminded that the strength of our armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security. And together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. In this age of multi-domain operations, our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. अगर आपके नाम पर लिया गया सिम कार्ड किसी साइबर ठग के हाथों में पहुंच गया, चाहे गलती से, लापरवाही से या जानबूझकर, तो तैयार रहिए। कानूनी शिकंजा सिर्फ उसके ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी कस सकता है। सरकार एक सुरक्षित टेलीकॉम इकोसिस्टम बनाने के मिशन पर है और इसमें सबसे पहले जिम्मेदार ठहराए जाएंगे सिम कार्ड के असली उपभोक्ता। जी हां, सरकार साफ कह चुकी है, टेलीकॉम संसाधनों का दुरुपयोग बंद करना उसकी प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए कितनी भी सख्ती क्यों न करनी पड़े। दूरसंचार विभाग ने बयान में कहा है कि मोबाइल फोन की विशिष्ट पहचान संख्या यानी IMEI में छेड़छाड़ वाले उपकरणों का उपयोग, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम लेना या दूसरों को सिम सौंपना गंभीर उल्लंघन है और इसके दुष्परिणाम मूल ग्राहक पर भी लागू होंगे। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों से कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी या पहचान बदलने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट का उपयोग न करने की हिदायत भी दी है। बयान के मुताबिक दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत मोबाइल उपयोगकर्ता की पहचान में मददगार IMEI और अन्य तरीकों से छेड़छाड़ पर 3 वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 किसी भी व्यक्ति को IMEI को बदलने या ऐसे उपकरण का उपयोग करने, उत्पादन करने या रखने से रोकता है जिसमें IMEI संख्या में बदलाव किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपकरणों के IMEI नंबर की पुष्टि संचार साथी पोर्टल या ऐप के माध्यम से करने की सलाह दी है। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इसलिए सराहनीय है क्योंकि भारतीय टीम ने श्रृंखला में एक भी मैच नहीं हारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है जो कड़ी मेहनत, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा मंडप का उद्घाटन किया। हरियाणा मंडप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा द्रौपदी कूप क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस मंडप में युवा कलाकार हरियाणा की लोक कला और संस्कृति की प्रस्तुति तो कर ही रहे हैं, साथ ही हरियाणा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। भारत के समुद्री क्षेत्र का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में 16.18% बढ़कर $4.87 अरब हो गया है। चीन, वियतनाम, रूस, कनाडा और ब्रिटेन सहित गैर अमेरिकी बाजारों में अच्छी वृद्धि इसकी प्रमुख वजह रही। भारतीय समुद्री उत्पादों पर 50% शुल्क के कारण अमेरिका को निर्यात प्रभावित हुआ है। इस अवधि के दौरान क्षेत्र में व्यापार करने के तरीकों में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इसका मकसद 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि समझौते से दोनों पक्षों के निवेशकों और कारोबारियों का विश्वास बढ़ेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% और अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जाहिर किया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कर कटौती और मौद्रिक नीति में ढील से उपभोग आधारित वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अफगानिस्तान ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने दिल्ली में एसोचैम के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके दौरे का मकसद भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ाना है। वो भारत के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाहते हैं। धर्मेंद्र, एक नाम, एक जमाना, एक एहसास। पंजाब की मिट्टी से उठकर उन्होंने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी हर मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी हर लड़ाई में जज्बा और उनकी आवाज में पुरानी बॉलीवुड की गरिमा, जिसे सुनकर हम कहते थे यही है हमारा ही मैन। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी सफर की शुरुआत की। वो ही मैन नहीं सिर्फ फिल्मों में हीरो थे, बल्कि असल जिंदगी में भी एक मजबूत, संवेदनशील, प्यार करने वाले इंसान थे। उनकी फिल्मों में वादा खिलाफी नहीं होती थी, चाहे वो शोले की दोस्ती हो, चुपके चुपके की मधुरता हो या मेरा गांव मेरा देश की मिट्टी की सुगंध हो। उनकी जिंदगी एक किस्सा, एक जीवन था जिसमें उन्होंने न सिर्फ रोल निभाए बल्कि जिंदगी के हर चरित्र को गहराई से जिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, समाज को विश्वास दिलाया कि सादगी में भी महानता होती है। जब उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, वो सिर्फ पुरस्कार नहीं था, उसका मतलब था उन लाखों लोगों का प्यार और सम्मान जिन्हें उन्होंने हंसाया, रुलाया और जीना सिखाया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने शोक जाहिर किया है। 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र को 70 के दशक में दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों में से एक चुना गया था। आज जब धर्मेंद्र हमारी दुनिया से चले गए हैं तो एक युग सचमुच समाप्त हो गया है, पर उनकी यादें, उनकी आवाज, उनका फिल्मी जादू सब हमारे दिलों में लंबे समय तक रहेंगे। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की जिंदगी में जीती रहेगी जिन्हें उन्होंने अपनी सरलता और समर्पण से छू लिया। धर्मेंद्र जी को शांति और सम्मान के साथ अलविदा।
और आइए अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत रेलवे स्टेशन से दिल्ली शामली मेमू और दिल्ली शादरा शामली मेमू ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में संसदीय स्तर के सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में कबड्डी गेम में स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल ने युवाओं में जोश और फिजिकल फिटनेस बढ़ाने में मदद की है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में चूना पत्थर मिनरल ब्लॉक की ई नीलामी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने जामनगर में लगभग 622 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर अगरतला में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कश्मीर भीषण शीतलहर की चपेट में है और घाटी में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया है। श्रीनगर में सर्दी की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। नौवें सिख गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर ने पूरे देश में गुरु नानक देव के संदेशों का प्रसार किया। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की रचना की। उनके संदेश आदि ग्रंथ में निहित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए उनके बलिदान ने लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया। उनके संदेशों ने सत्य और न्याय का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया। हिंद दी चादर के संबोधन से याद किए जाने वाले गुरु तेग बहादुर ने 1675 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली स्थित रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे जाकर 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को उनके 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने गुरुद्वारे में माथा टेका और सभी की शांति, सौहार्द और कल्याण के लिए गुरु तेग बहादुर का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कल शाम आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र भी जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वो विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार 1 वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव मना रही है। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं असम के योद्धा लचित बोरफुकन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि से जुड़ी तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। लासित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। मैं इस पुण्य अवसर पर लसित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं।